डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम नीरज कुमार वर्मा के काव्य संग्रह शब्दों के बहाने से ली गई एक बहुत महत्वपूर्ण कविता रिश्तों की सही परिभाषा पर चर्चा कर रहे हैं। ये कविता प्रेम, स्वभाव, भाईचारा, न्याय जैसे अनेक मानवीय रिश्तों और मूल्यों को आप कह सकते हैं प्राकृतिक उपमाओं के जरिए परिभाषित करने का एक अनूठा प्रयास करती है। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो यही है। क्या ये प्राकृतिक उपमाएं जैसे प्रेम को आकाश की तरह विशाल बताना, या माँ बाप को वट वृक्ष की छाया जैसा, या फिर भाईचारे को पर्वत की तरह अडिग कहना, क्या ये वास्तव में मानवीय रिश्तों और मूल्यों के गहरे सार और उनकी जो स्वाभाविक जटिलताएं होती हैं उनको पूरी तरह से दर्शा पाती हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काव्यात्मक रूप से सुंदर तो है लेकिन एक हद तक आदर्शवादी या शायद बहुत सरलीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं? हाँ, यही मूल प्रश्न है। मेरा पक्ष ये रहेगा कि ये उपमाएं सिर्फ अलंकारिक सजावट नहीं है, नहीं, बल्कि वे रिश्तों के आदर्श स्वरूप की एक गहरी और सार्थक समझ प्रदान करती हैं। एक ऐसा आदर्श जिसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए। ये हमें एक लक्ष्य देती हैं एक तरह से। और मेरा तर्क इसके विपरीत होगा। मैं मानती हूँ कि ये उपमाएं काव्यात्मक दृष्टि से प्रभावशाली तो हैं, मन को छूती हैं बिल्कुल, लेकिन वास्तविक जीवन के रिश्तों में जो परतें होती हैं, जो विविधताएं और कभी-कभी विरोधाभास भी होते हैं, उन्हें पूरी तरह समेट पाने में शायद ये उपमाएं कुछ हद तक कह सकते हैं सीमित रह जाती हैं। तो चलिए मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, इस कविता की जो असाधारण शक्ति है वो इसकी चुनी हुई उपमाओं में ही बसती है। जब कवि कहते हैं कि प्रेम आकाश जैसा होना चाहिए, ना किसी से ज्यादा ना किसी से कम, तो ये सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है। ये प्रेम की असीम क्षमता, उसकी निष्पक्षता और उसकी सर्वसमावेशी प्रकृति का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है ना? Yes. ये प्रेम के उस उच्चतम स्वरूप को स्थापित करता है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह माँ बाप की ममता वटवृक्ष जैसी होनी चाहिए। ये महज छाया का वर्णन नहीं है, ये उस गहरी सुरक्षा, उस स्थिरता और उस निस्वार्थ अटूट स्नेह का प्रतीक है जो माता पिता के रिश्ते की नींव होनी चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आदर्शों के प्रतीक हैं। भाईचारा पर्वत जैसा अडिगता और अटूट भरोसे का प्रतीक है, और सच्चाई धर्म जैसी अपने स्थान पर स्थिर रहने का प्रतीक है। जैसा कि संग्रह के परिचय में भी कहा गया है, ये कविता जीवन के विविध रंगों और आत्मा की गहराइयों को छूने का प्रयास करती है। ये उपमाएं रिश्तों के लिए एक स्पष्ट, एक आकांक्षापूर्ण और कहीं न कहीं एक सार्वभौमिक ढांचा प्रदान करती हैं। ये जो होना चाहिए का दृष्टिकोण है ना, ये नकारात्मक नहीं है, बल्कि हमें एक सकारात्मक लक्ष्य देता है, एक दिशा दिखाता है कि रिश्ते अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में कैसे हो सकते हैं। ये परिभाषाएं रिश्तों के मूल तत्व, उनके सार को बहुत प्रभावी ढंग से उजागर करती हैं। आपकी बात में वजन तो है, और मैं कविता की भाषा की सुंदरता और उसका जो भावनात्मक खिंचाव है उससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये उपमाएं निश्चित रूप से कल्पना को जगाती हैं और एक आदर्श चित्र प्रस्तुत करती हैं, लेकिन यहीं पर मैं एक अलग दृष्टिकोण रखना चाहूंगी। व्यवहारिक धरातल पर इन आदर्शों को परखना भी जरूरी है। क्या ये स्थिर और एक तरह से कहें तो एकांगी आदर्श जो इन उपमाओं के माध्यम से सामने आते हैं, हमारे रोजमर्रा के जटिल और बदलते अनुभवों से वाकई मेल खाते हैं? आपने प्रेम को आकाश जैसा विशाल और निष्पक्ष बताया, बहुत सुंदर बात है, पर क्या वास्तविक जीवन में प्रेम हमेशा इतना निष्कलंक और समान रहता है? क्या उसमें कभी ईर्ष्या, असुरक्षा, पक्षपात या उम्मीदों का बोझ नहीं आता? क्या आकाश हमेशा नीला और साफ ही रहता है? उसमें भी तो तूफान आते हैं, बादल घिरते हैं। फिर स्वभाव सूर्य जैसा होना चाहिए, न चढ़ने का अभिमान, न ढलने का गम। संतुलन का ये आदर्श अद्भुत है, पर क्या मनुष्य का स्वभाव इतना स्थिर और बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रह सकता है? हमारे मूड, हमारी प्रतिक्रियाएं वो तो लगातार बदलती रहती हैं। भाईचारा, जिसे पर्वत जैसा अडिग बताया गया है, क्या उसमें कभी गलतफहमियां, स्वार्थ या दूरियां नहीं आती? ये आदर्श सुनने में जितने आकर्षक लगते हैं, मुझे लगता है कि वे जीवन की उन वास्तविकताओं जैसे संघर्ष, मानवीय कमजोरियां, अपूर्णताओं को कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। एक और उदाहरण देखिए। पति पत्नी का रिश्ता दो पंखों जैसा हो जो साथ उड़े, न कोई आगे न कोई पीछे,
समानता का ये विचार बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन क्या ये हमेशा संभव है या व्यावहारिक है? क्या जीवन में ऐसे मोड़ नहीं आते जब एक साथी को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, या शायद एक का व्यक्तिगत विकास दूसरे से अलग गति से होता है? क्या इस आदर्श में उस लचीलेपन की गुंजाइश है? मेरा मुख्य बिंदु ये है कि जब आदर्श इतने ऊंचे और निरपेक्ष बना दिए जाते हैं तो वे कहीं ना कहीं अव्यावहारिक लगने लगते हैं और शायद अनजाने में ही सही एक तरह का दबाव भी बना सकते हैं। मैं आपकी चिंता समझता हूं, बिल्कुल। लेकिन जहां आप इसे सरलीकरण के रूप में देख रही हैं, मैं वहीं इसे सार्वभौमिकता की शक्ति के रूप में देखता हूं। जरा सोचिए, कवि ने प्राकृतिक उपमाएं ही क्यों चुनी? आकाश, सूर्य, पर्वत, नदी तट। इसीलिए क्योंकि ये अनुभव लगभग हर इंसान के लिए समान है। ये कालातीत हैं, संस्कृति और भूगोल की सीमाओं से परे हैं। हर कोई आकाश की विशालता, सूर्य की ऊर्जा या पर्वत की स्थिरता को महसूस कर सकता है, उससे जुड़ सकता है। ये उपमाएं जटिल भावनाओं और रिश्तों के मूल तत्व, उनके सार को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करती हैं जिसे समझना और महसूस करना आसान हो। ये सरलीकरण नहीं, बल्कि सार ग्रहण करना है। जैसे किसी बड़ी कहानी का मर्म समझना। ये उस बुनियादी सच्चाई को उजागर करती हैं जिसे हम सब कहीं न कहीं अपने रिश्तों में महसूस करते हैं, या कम से कम उसकी आकांक्षा तो रखते ही हैं। ये हमें एक साझा जमीन देती हैं बात करने के लिए। आपने ये सार्वभौमिकता की बात कही, ये दिलचस्प है। लेकिन क्या इसी सार्वभौमिकता में एक सीमा भी छिपी हुई है? क्या जटिल मानवीय गतिशीलता को, जो हर रिश्ते में मतलब अलग होती है, एक अकेली स्थिर प्राकृतिक छवि तक सीमित कर देना थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? उदाहरण के लिए कविता कहती है, दोस्त की नीयत दर्पण जैसी हो जो सच्चाई दिखाए पर कभी न खींचे। ये सच्चाई दिखाने का विचार महत्वपूर्ण है, मानता हूं, लेकिन क्या दोस्ती सिर्फ इतनी ही है? क्या दोस्ती में सहानुभूति, भावनात्मक समर्थन, मुश्किल वक्त में बचाव करना या कभी-कभी कड़वी सच्चाई को नरमी से कहना, ये सब शामिल नहीं होता? दर्पण तो सिर्फ प्रतिबिंब दिखाता है, वो न तो समझता है, न सहारा देता है, न मुश्किल में साथ खड़ा होता है। क्या ये उपमा दोस्ती के उस भावनात्मक और सहायक पहलू को नजरअंदाज नहीं कर देती? इसी तरह समाज का बंधन नदी के तट जैसा हो, जो संतुलन बनाए पर प्रवाह न रुके। हाँ, तट संतुलन बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तट प्रवाह को सीमित भी करते हैं, उसे एक दिशा देते हैं, और कभी-कभी तट टूट भी जाते हैं, जिससे बाढ़ आती है, यानी अव्यवस्था फैलती है। क्या ये उपमा समाज के कभी-कभी कह सकते हैं दमनकारी या नियंत्रणकारी स्वभाव या सामाजिक संरचनाओं के भंगुर हो जाने की संभावना को अनदेखा नहीं करती? ये उपमाएं भले ही सार्वभौमिक अनुभव पर आधारित हों, लेकिन वे उन अनगिनत सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत संदर्भों की उपेक्षा कर सकती हैं जो वास्तव में हमारे रिश्तों को उनका अनूठा आकार और जटिलता प्रदान करते हैं। हर दोस्ती, हर सामाजिक व्यवस्था अपने आप में विशिष्ट होती है। उसे एक मानक प्राकृतिक छवि में फिट करना कहीं न कहीं अति सरलीकरण का खतरा पैदा करता है। क्या हम अलग-अलग तरह की दोस्तियों या समाजों को एक ही लाठी से हाँक सकते हैं? जहां तक होना चाहिए के प्रभाव का सवाल है, मैं इसे नकारात्मक दबाव या अव्यवहारिक बोझ के रूप में देखने से असहमत हूं। मैं इसे एक सकारात्मक मानक, एक प्रेरणा और एक आकांक्षा के रूप में देखता हूं। ये परिभाषाएं हमें याद दिलाती हैं कि रिश्ते अपने सर्वश्रेष्ठ, अपने उच्चतम रूप में कैसे दिख सकते हैं, कैसे महसूस हो सकते हैं। ये हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, एक व्यक्ति के तौर पर और सामूहिक रूप से एक समाज के तौर पर भी। जब कविता कहती है कि न्याय समय जैसा होना चाहिए जो सबके लिए बराबर बह जाए, तो ये केवल एक इच्छा नहीं है। ये न्याय के उस परम आदर्श, निष्पक्षता और सार्वभौमिकता को हमारे सामने रखती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें किस दिशा में प्रयास करना है, किस लक्ष्य को साधने की कोशिश करनी है। ये आदर्श एक नैतिक दिशा सूचक की तरह काम करते हैं, एक कंपास की तरह जो हमें सही दिशा दिखाता है, भले ही रास्ता मुश्किल क्यों ना हो। वे हमें दिखाते हैं कि क्या संभव है और क्या वाकई में वांछनीय है। ये हमें नीचे नहीं खींचते, बल्कि ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। आपकी प्रेरणा वाली बात सैद्धांतिक रूप से तो सही है,
पर मैं फिर व्यावहारिकता के धरातल पर लौटना चाहूंगी। क्या प्रेरणा और दबाव के बीच एक बहुत महीन रेखा नहीं होती? सवाल फिर वही है कि क्या ये मानक यथार्थवादी हैं? आपने न्याय, समय जैसा होने का उदाहरण दिया। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर क्या समय वास्तव में सबके लिए बराबर बहता है? क्या जीवन की परिस्थितियां, शुरुआती अवसर, उपलब्ध संसाधन सबके लिए समान होते हैं? समय का अनुभव भी तो व्यक्तिपरक होता है। किसी के लिए तेजी से गुजरता है, किसी के लिए कांटे नहीं कटता। जब आदर्श इतने ऊंचे, इतने निरपेक्ष और पहुंच से बाहर लगने लगते हैं, तो क्या वे व्यावहारिक मार्गदर्शन देने की बजाय अप्राप्यता का एक गहरा एहसास नहीं कराते? क्या वे लोगों में अपनी मानवीय कमजोरियों और अपूर्णताओं के लिए एक तरह का अपराध बोध पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे उस दिव्य आदर्श तक नहीं पहुंच पा रहे? मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ परिस्थितियों में थोड़े अधिक यथार्थवादी और लचीले मानक, जो मानवीय सीमा और जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं को स्वीकार करते हों, शायद ज़्यादा सहायक और कम निराशाजनक हों। अत्यधिक आदर्शवाद कभी-कभी प्रेरणा देने के बजाय हतोत्साहित भी कर सकता है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा बहुत दूर नजर आता है। और अंत में हमें उपमा की जो अंतर्निहित शक्ति है उसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। ये केवल तार्किक परिभाषाएं देने का प्रयास नहीं है, ये भावनात्मक और प्रतीकात्मक स्तर पर भी काम करती हैं। जब कवि कहते हैं बहन का स्नेह धागे जैसा हो जो रिश्तों को मजबूती से जोड़े रहे, तो ये धागा शब्द केवल एक वस्तु नहीं है। ये तुरंत उस कोमल लेकिन मजबूत बंधन, उस जुड़ाव, उस नाजुक लेकिन महत्वपूर्ण संबंध की भावना को जगाता है। धागा जोड़ने का काम करता है, सिलने का काम करता है ना? ये शब्दों के माध्यम से जीवन की उन गहराइयों, उन भावनाओं को छूने का एक बहुत सुंदर और प्रभावी प्रयास है, जैसा कि संग्रह के परिचय में भी संकेत दिया गया है। उपमाएं हमें अमूर्त अवधारणाओं जैसे स्नेह, न्याय, स्वभाव को महसूस करने, उन्हें अपनी कल्पना में देखने और समझने में मदद करती हैं। वे भाषा को जीवंत बनाती हैं, उसे समृद्ध करती हैं और हमारी सोच को नए आयाम देती हैं। ये रिश्तों को महसूस करने का तरीका है, सिर्फ परिभाषित करने का नहीं। मैं उपमा की इस प्रतीकात्मक और भावनात्मक शक्ति से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रही हूँ। निस्संदेह वे भाषा को सौंदर्य और गहराई देती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हर उपमा की अपनी एक सीमा होती है और कभी-कभी वो सीमा महत्वपूर्ण हो सकती है। आपने बहन के स्नेह को धागे से जोड़ने का उदाहरण दिया। ये जुड़ाव का एक सुंदर प्रतीक है, मैं मानती हूँ। लेकिन धागे का एक और गुण भी तो है, वो कमजोर भी तो होता है, आसानी से टूट भी सकता है। क्या ये पहलू कविता के निहितार्थ यानी मजबूती से बिल्कुल विपरीत नहीं है? जब हम केवल सकारात्मक पहलू जोड़ना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो क्या हम रिश्ते की पूरी तस्वीर, उसकी नाजुकता, उसकी संभावित भंगुरता, उसकी देखभाल की जरूरत को नजरअंदाज नहीं कर देते? इसी तरह एक और उपमा ले, संतान का फर्ज सूरज की किरणों सा हो जो हर अंधियारे को रोशन कर जाए। किरणें रोशन करती हैं, ये सच है और ये एक सुंदर विचार है, पर क्या संतान का फर्ज सिर्फ इतना ही है? क्या उसमें देखभाल करना, सम्मान देना, भावनात्मक और व्यवहारिक समर्थन देना जैसे अनगिनत अन्य पहलू शामिल नहीं है? क्या सिर्फ रोशन करना इन सभी जिम्मेदारियों को समेट पाता है? उपमाएं शक्तिशाली होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वे अक्सर वास्तविकता के किसी एक चुने हुए पहलू पर इतना तीव्र प्रकाश डालती हैं कि बाकी सब कुछ छाया में चला जाता है या धुंधला पड़ जाता है। वे हमें वास्तविकता का एक हिस्सा दिखा सकती हैं, शायद बहुत खूबसूरती से, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं। तो अगर मैं अपनी बात को समेटूं, मेरा मानना है कि नीरज कुमार वर्मा की कविता रिश्तों की सही परिभाषा में इस्तेमाल की गई प्राकृतिक उपमाएं, प्रेम के लिए आकाश, माँ बाप के लिए वटवृक्ष, भाईचारे के लिए पर्वत, ये महज काव्यात्मक अलंकार नहीं है। वे रिश्तों के उच्चतम आदर्शों को एक स्पष्ट, प्रेरणादायक और सार्वभौमिक रूप से समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करती हैं। ये होना चाहिए वाले मानक हमें केवल दबाव नहीं देते, बल्कि बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं और मानवीय संबंधों के लिए एक सकारात्मक, एक ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ये सार को पकड़ती हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा निष्कर्ष इसके विपरीत यही रहेगा कि यद्यपि ये उपमाएं निस्संदेह सुंदर हैं, विचारोत्तेजक हैं और रिश्तों के कुछ महत्वपूर्ण आदर्श पहलुओं को सफलतापूर्वक उजागर भी करती हैं, फिर भी वे जीवन के अनुभवों की जो वास्तविक जटिलताएं हैं, उनके विरोधाभास,
उनकी बारीकियों और उनकी लगातार बदलती प्रकृति को पूरी तरह से समेट पाने में शायद सीमित हो सकती हैं। वे एक आदर्शवादी तस्वीर पेश करती हैं जो वास्तविक जीवन की उथल-पुथल, संघर्षों, असफलताओं और मानवीय अपूर्णताओं को शायद पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं करती, जिससे वे कुछ हद तक पहुंच से बाहर या कहें कि अव्यावहारिक लग सकती हैं। हाँ, ये स्पष्ट है कि हमारे दृष्टिकोण अलग-अलग हैं, लेकिन हम शायद इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि कविता की भाषा अत्यंत सुंदर है और ये हमें रिश्तों जैसे बुनियादी और महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से सोचने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित करती है। बिल्कुल, इस पर मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और शायद हमारी ये चर्चा ही दर्शाती है कि इन उपमाओं का विश्लेषण करना क्यों महत्वपूर्ण है। ये बहस दिखाती है कि रूपक या उपमाएं केवल भाषा का खेल नहीं हैं, बल्कि वे आदर्श और यथार्थ के बीच हमारे निरंतर चलने वाले मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का प्रतिबिंब भी हैं। वे हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम रिश्तों से क्या चाहते हैं और वास्तविकता में हम क्या अनुभव करते हैं। बहुत खूब कहा। अंततः ये श्रोताओं पर निर्भर करता है कि वे इन उपमाओं को किस नजरिए से देखते हैं और अपने जीवन के अनुभवों से उन्हें कैसे जोड़ते हैं। इन परिभाषाओं की सार्थकता शायद उनकी निरपेक्ष सच्चाई में नहीं, बल्कि उस संवाद और उस चिंतन में है जो वे जगाती हैं। निश्चित रूप से हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप नीरज कुमार वर्मा के संग्रह शब्दों के बहाने को और इस कविता रिश्तों की सही परिभाषा को स्वयं पढ़ें, उस पर विचार करें और अपने निष्कर्ष निकालें। विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना ही विषय की हमारी समझ को गहरा करता है।